जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की चैप्टर वाइज जो अपना एग्जाम फेस्टिवल की सीरीज चल रही है उसमें आपका स्वागत है। और आज हम आपके 5वें और 6ठे चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास है वो करेंगे। आप भी साथ दीजिएगा और साथ में लास्ट में अपना नाम लिखते हुए अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम 35 प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। पहला प्रश्न है, भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? फटाफट जवाब देने हैं, अभ्यास करना है। आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो बस गौर करनी है। तो भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है भी इनमें से? और वो है दूसरा, बिल्कुल सही, भू राजस्व विभाग है वो भूमि के उपयोग संबंधी रिकॉर्ड है वो रखता है। दूसरा प्रश्न है, भू राजस्व विभाग ने भूमि को उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? भूमि को उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 8, 9, 10, 12, क्या होगा सही उत्तर? और वो है 9 भागों में। और 9 भाग कौन से ऑप्शन पे है? 3 नंबर एबेसैडे के हिसाब से 6 ऑप्शन हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न है अब आपके सामने कि निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? अभी हमने बात किया ना, अभी 9 वर्गों में बांटा है, उन 9 वर्गों के नाम हैं, उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है? प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि या सीमांत भूमि। तो आप देखेंगे पहला, तीसरा और चौथा तो है, कौन सा नहीं है उनमें? सीमांत भूमि, ये कोई वर्ग उनमें 9 के अंदर शामिल नहीं है। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से उत्तरी भारत में रबी की फसल नहीं है। अच्छे से आप रबी और खरीफ की फसलों का ध्यान जरूर रखिएगा, वो भी जो आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पूछा है कौन सी रबी की फसल है वो नहीं है, तो कौन सी नहीं है? गेहूं, चना, जौ, ये तो एक ही सीजन में बोई जाती है, तो कौन सा नहीं है? चावल है वो रबी की फसल नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा 5वां, आगे चलकर भी और प्रश्न देखेंगे रबी खरीफ के। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? बहुत अच्छा प्रश्न। जो सिंचित एरिया है जहाँ पानी लगता है वहाँ भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार यानी मुख्य कारण कौन सा है? अवनालिका अपर्दन, वायु अपर्दन, मृदा लवणता या भूमि पर सिल्ट का, मिट्टी का जमाव होना। तो सही उत्तर है वो है मृदा लवणता। ध्यान रखिएगा, सिंचित क्षेत्रों में भूमि है वो कमजोर होती जा रही है, उसका कारण मृदा लवणता है। छठा प्रश्न है अब आपके सामने कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि में नहीं बोई जाने वाली रागी है, मूंगफली, जवार और गन्ना। तो आप देखें जो गन्ना है उसके लिए तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए शुष्क कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल नहीं आएगी? फिर इनमें से गन्ना। कम पानी वाली फसलें रागी, मूंगफली, जवार है वो ही शुष्क कृषि के अंतर्गत आती है। गन्ने के लिए आर्द्र जमीन चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। 7वां प्रश्न है, कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? बहुत प्यारा प्रश्न है, किसी भी रूप में शॉर्ट रूप में पूछा जा सकता है। भी हम उन्नत किस्म लेकर आए बाहरी देशों से, तो गेहूं कहाँ से लेकर आए और चावल के जो बीज है वो कहाँ से लेकर आए ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है। तो सही उत्तर है बिल्कुल सही आपका अनुमान 2 नंबर ऑप्शन, मैक्सिको और फिलीपीन से। मैक्सिको से गेहूं चावल है वो फिलीपीन से लेकर आए और हरित क्रांति आई इंडिया के अंदर और खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए। 8वां प्रश्न है कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भाई चावल के प्रोडक्शन के अंदर, चावल उत्पादन में इंडिया की पोजीशन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही उत्तर है वो है दूसरा स्थान है। अब आपको पहला भी दिमाग में आया होगा और वो है चीन। चीन का पहला स्थान है चावल उत्पादन के अंदर और इंडिया का दूसरा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के किसान चावल की जो फसलें लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। आपको पता है पश्चिम बंगाल के अंदर चावल की जो किस्में जो फसल ली जाती है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है और वो कौन कौन से हैं? ओस, अमन और बोरो। तो आपको अच्छे से याद हो रहा होगा ये तीनों ही चावल की फसलों के ही नाम हैं, ओस, बोरो और अमन। अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। और किस स्टेट के अंदर? पर्टिकुलर पश्चिम बंगाल के अंदर भी। अगला प्रश्न है, लाल चना तथा पीजन पी के नाम से किसे जाना जाता है? किस फसल को लाल चना और पीजन पी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और सही है वो है अरहर। अरहर जिसे तुर के नाम से भी जाना जाता है, अरहर, लाल चना और पीजन पी कहते हैं।
11वां प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास को क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम भाग यानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का हनुमानगढ़, गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अमेरिकन कपास को, एक देसी कपास उसको हम आपको पता है रुई कहते हैं, और लेकिन ये है अमेरिकन कपास और उसको कहा जाता है नरमा। हमारे इलाके में अमेरिकन कपास को ही नरमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 12वां, कॉफी की प्रमुख किस्म है अरेबिका, रोबस्ता या लिबेरिका या उपरोक्त सभी? तो क्या होगा उत्तर? आपको अच्छे से दिमाग में है भी कॉफी की ये तीनों ही, कॉफी अरेबिका, कॉफी रोबस्ता और कॉफी लिबेरिका, ये तीनों ही इसकी किस्में हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 13वां, अब आपके सामने, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है भाई? गन्ना उत्पादन में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो सही उत्तर है वो है दूसरा। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। और पहला किसका है ये भी ध्यान में रखिएगा, और वो है ब्राजील। चावल में हमने क्या किया था? चावल और गन्ना दोनों में ही दूसरा स्थान है, लेकिन विश्व में पहले की बात करें तो चावल में हमने चाइना की बात की थी, च से च मिलाया था, और यहाँ पर हम जीबी गन्ने को ब्राजील पहला स्थान रखता है, भारत दूसरा स्थान रखता है। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल, 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना इनमें खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, सरसों या कपास? तो सही उत्तर है वो है कपास। कपास खरीफ की फसल है। आपको और भी दिमाग में आ रहे होंगे खरीफ की फसलें, चावल हो गई, एक कपास हो गया, बाजरा हो गया, ये मक्का हो गया, जवार हो गया, अरहर हो गया, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है कि रबी की फसल है या रवि की फसल है चावल, कपास, बाजरा या जौ? तो सही उत्तर क्या है? वो है जौ। ये रबी की फसल है, चावल, बाजरा, कपास ये सारी खरीफ की फसलें हैं। तो अच्छे से इनको दिमाग में रखिएगा, सेट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा चैप्टर जल संसाधन, और उसका पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव, जैव, अनिम्नीकरणीय या चक्रीय संसाधन? तो जल एक प्रकार का चक्रीय संसाधन है, वापिस वही वाष्पीकरण होकर बादल बनकर बारिश के रूप में वापिस आ जाते हैं, भी साइकिल बन जाता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में उसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? थोड़ा सा गौर कीजिए, भौम जल उपयोग प्रतिशत में कुल भौम जल की संभावना से ज्यादा है, वो स्टेट कौन सी है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो सही उत्तर है वो है तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिएगा तीसरा, कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस में है? किस सेक्टर में? सीधी सी बात है, जो पानी उपलब्ध है वो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में यूज किया जाता है? सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो दिए गए ऑप्शनों के आधार पर उत्तर क्या हो जाएगा? वो है इरिगेशन, सिंचाई में। सिंचाई की जगह अगर कृषि होता तो हम कृषि कर देते। अगला प्रश्न है चौथा, कि रालेगन सिद्धि गांव, अन्ना हजारे का गांव देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है, यह किस राज्य में स्थित है? रालेगन सिद्धि अन्ना हजारे का गांव है भाई, तो किस राज्य में है रालेगन सिद्धि? बिल्कुल सही, ये है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है रालेगन सिद्धि गांव। जल संभर पर बहुत काम हुआ है वहां। अगला प्रश्न है, किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया है? भी अभी अगर आप मकान बनाओगे तो पानी को इकट्ठा करने की स्ट्रक्चर है वो बनानी ही होगी। कौन सा स्टेट है? ऑप्शन आपके सामने है, और वो है बिल्कुल सही तमिलनाडु के अंदर ये अनिवार्यता है वो कर दी गई है। बहुत अच्छा प्रयास। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में जल संग्रहण कुंड या टांका में किया जाता है? तो सीधी सी बात है, जल संग्रहण के जो स्ट्रक्चर है जिसे कुंड या टांका कहा जाता है वो आपको किस स्टेट के अंदर मिलती है? क्योंकि ये स्थानीय नाम होते हैं, तो ये मिलेगी आपको राजस्थान के अंदर। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बिना कोई समय गंवाए आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? ऑप्शन बिल्कुल इसी पर हो गया 2002 के अंदर, यानी पहला ऑप्शन ही इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में भौम जल के अधिक उपयोग से
भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? बहुत प्यारा प्रश्न। पश्चिम बंगाल और बिहार स्टेट की बात हो रही है। भूमि के जल के सबसे अधिक उपयोग से किसकी मात्रा बढ़ गई है? उत्तर है बिल्कुल सही, संख्या हिंदी में बोलते हैं और साइंटिफिक नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक जहरीला तत्व है। अगला प्रश्न है, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में भौमजल के अधिक उपयोग से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया? अभी हमने पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर तो संख्या आर्सेनिक की बात की है, और अब हम राजस्थान और महाराष्ट्र में सेम सिचुएशन के लिए बात करें तो किसका संकेंद्रण यानी मात्रा है वो बढ़ गई है? तो वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां का, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम कब बनाया गया? जल अधिनियम कब बनाया गया? 94, 77, 74 या 86 के अंदर? तो सही उत्तर है वो है 1974 के अंदर जल अधिनियम बनाया गया था। 11वां प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 94, 77, सेम वही ऑप्शन ऊपर वाले। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? और वो हुआ 1986 के अंदर। 1986 के अंदर 74 में जल अधिनियम की बात की। अगला प्रश्न है, जल उपकर अधिनियम कब बनाया गया? जल उपकर अधिनियम ये बनाया गया 1977 में। तो अब आपके तीनों सन ध्यान रखने, 1974 में कौन सा आया ऊपर बात कर ली। 10वां प्रश्न, 11वें में हमने कहा 1986 आंसर आ रहा है, 12वें में जल उपकर अधिनियम 1977। अगला प्रश्न है 13वां, अब आपके सामने भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुत प्यारा प्रश्न है। भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, इंदिरा गांधी नहर या उपरोक्त सभी? 1 नंबर के अंदर ऐसे भी पूछ सकते हैं, भारत की किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के 3 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी नहर, दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां, भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया था? बहुत प्यारा प्रश्न। जल क्रांति अभियान, और वो स्टार्ट किया 2015 और 16 के अंदर। अगला प्रश्न है 15वां, के भारत में विश्व जल संसाधन का कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? 1, 2, 3 या 4% विश्व जल संसाधन का? और वो है सही उत्तर 4% मिलता है। 4% पानी अपने यहाँ उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस में होता है? कृषि में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में? इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक किस में होता है भाई? ऊपर हम बात भी कर चुके हैं, सिंचाई की बात की थी। कृषि में, कृषि में, सिंचाई में सबसे अधिक उपयोग होता है। अगला प्रश्न है 17वां, क्या दिल्ली और इटावा के बीच कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? गंगा, साबरमती, यमुना या गोमती? तो दिल्ली और इटावा के बीच सबसे अधिक प्रदूषित नदी है वो है यमुना। अगले प्रश्न की बात करें 18वां, क्या भारत में लेगून और पश्च जल है वो कहां पर मिलते हैं? केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या उपरोक्त सभी? बहुत प्यारा प्रश्न है। लेगून और पश्च जल कहां मिलते हैं? तीनों ही जगह। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आपको इनके उपयोग भी याद हो रहे होंगे, भी लेगून और पश्च जल के क्या उपयोग हैं, हम बात कर चुके हैं पहले ही। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना, 4 जल संभर विकास की परियोजना दे रखी है, इनमें से कौन सी है जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है? और उसका नाम है हरियाली। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। फिर आपको ध्यान रखना है नीरू मीरू, आप और हम, और अरवारी पानी संसद, ये कहाँ है? जल और आप। नीरू मीरू का मतलब जल और आप एक ही बात होगी। नीरू यानी जल, मीरू यानी आपकी बात आती है। अरवारी पानी संसद कहाँ है? राजस्थान में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? सोचिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जल संभर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया? अभी देखो, अभी बात की थी। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान में संचालित है, और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये बताना है। अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ या जोधपुर? तो सही उत्तर है वो है अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कार्यक्रम संचालित है। तो ये थे आपकी सेकंड बुक के 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अच्छे से इनको अभ्यास में ले लीजिएगा, फटाफट रिवीजन करते जा रहे हैं, और मैप है उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। चलिएगा, फिर मिलते हैं कल, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।